नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग यूपी स्पेशल में यूपी भूगोल पढ़ रहे हैं और यूपी भूगोल के क्रम में आज मेरी दूसरी क्लास है। क्योंकि क्लास थोड़ी सी डिले हो गई थी, 2-3 दिन तक टेक्नीशियन का तबीयत खराब हो गया था, जिसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब क्लास आपकी क्या है, कंटिन्यू आएगी। और कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे हैं। यूपी का हिस्ट्री देख लें। अब यूपी का क्या पढ़ रहे हैं, हम यूपी का ज्योग्राफी या यूपी का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में पिछली क्लास में हमने देखा कि यूपी को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, यूपी को कितने क्षेत्र में क्या है, कौन सा क्षेत्र दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, तमाम चीज़ों पर हमने क्या है पिछली क्लास में हमने बताया गया कि उत्तर प्रदेश का विकास किस क्रम में हुआ, किस चट्टान से हुआ, कैसे हुआ, तमाम चीज़ों को मैंने पिछली क्लास में सारी चीज़ को एक एक करके मैंने बता दिया था। उसी क्रम में जब मैं बात करने आया हूँ, तो आज का जो टॉपिक लेकर आया दक्षिण उत्तर प्रदेश का या यूपी का दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, वो कैसे उसका विस्तार हुआ, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तमाम चीज़ों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करने चल रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक लेकर आए यूपी का दक्षिण का पठारी भाग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब मैं पिछली क्लास में बताया था तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश को यानी यूपी को 3 भौतिकी प्रदेश में विभाजित किया गया। पहला उत्तर का मैदानी क्षेत्र था, फिर मध्य का और फिर दक्षिण का, 3 मैंने बताया था। उसी क्रम में मैं दक्षिण के जब पठारी क्षेत्रों की मैं बात करता हूँ, उस पर चर्चा आज मैं करने चला जा रहा हूँ और चल रहा हूँ। और आप लोग भी क्या करेंगे, पेन पेंसिल पेपर जो भी लेकर बैठे हैं उससे क्या करें, नोट बनाते रहिएगा, ताकि आपका जो तैयारी है और बेहतर होती चले। मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण का पठारी क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो यूपी के दक्षिण के जो पठारी क्षेत्र हैं, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी ऊंचाई कैसे। कहा जाता है कि दक्षिण का पठारी क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल है, पठारी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, ये कितना 45,200 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। इसकी समुद्र से ऊंचाई जो है ये 300 मीटर है। अगर दक्षिण की पठारी क्षेत्र की मैं बात करूंगा, इसकी समुद्र से ऊंचाई 300 मीटर और इसका क्षेत्रफल जो है 45,200 वर्ग किलोमीटर दक्षिण का पठारी क्षेत्र का क्षेत्रफल है, जो यूपी का है। अगर मैं बात करता हूँ दक्षिणी पठारी के क्षेत्र में का 2 तरीके से विस्तार होता है। पहला तरीके से जो विस्तार की मैं बात करूंगा, उस एक जो किनारा होता है उसे हम लोग बघेलखंड कहते हैं, दूसरे को हम बुंदेलखंड कहते हैं। पठारी क्षेत्र के अंतर्गत, दक्षिण पठारी क्षेत्र के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। पहला बघेलखंड का क्षेत्र आता है, दूसरा बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। कहा जाता है कि जो बघेलखंड का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत बघेलखंड में 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं यूपी के। कौन कौन, एक मिर्जापुर, दूसरा सोनभद्र। मिर्जापुर, सोनभद्र। तो बघेलखंड भी जो है किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे दक्षिण पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। और बघेलखंड में यूपी के 2 जिले आते हैं, पहला मिर्जापुर, दूसरा सोनभद्र। कहा जाता है कि जो बघेलखंड है, बघेलखंड की औसत ऊंचाई जो है समुद्र से ये 250 मीटर है। और इस क्षेत्र में शंकुआकार, देखिए शंकुआकार टीले बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है जिसको कहा जाता है सोनकर की पहाड़ी। ये कहाँ मिलता है, ये मिर्जापुर में मिलती है, जो 600 मीटर की है। सोनकर की पहाड़ी पूछा गया है, सोनकर की पहाड़ी जो है ये कहाँ पड़ती है, तो ये मिर्जापुर में पड़ती है। ये किस का पार्ट है, तो आप कहेंगे बघेलखंड का पार्ट है। बघेलखंड खंड में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो बघेलखंड में 2 जिले जो है, कौन कौन से, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये आपके दक्षिण पठारी क्षेत्र का हिस्सा है जो यूपी के हैं। अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड की, मैं बात करूं तो ये भी दक्षिण पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन मैं बुंदेलखंड की जब मैं बात करूंगा, तो इसके में क्या है, इसमें ये बघेलखंड से ऊंचा है। जो बुंदेलखंड है ये बघेलखंड की अपेक्षा ये क्या है, ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 300 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 300 मीटर है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, घास का मैदान पाया जाता है, जिसको चाल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चलास बोलते हैं, जो घास के मैदान है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड पठार का जो निर्माण है ये विंध्यन या विंध्य क्रम के शैलों से निर्मित है। और इसके पश्चिम भाग में यानी पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। यानी कहा जाता है कि जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इसके पश्चिम में आप जाएंगे तो वहाँ पे काली मिट्टी मिलेगी और यहाँ पे मालवा का विस्तार यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये आपका बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले पड़ते हैं। यूपी के 7 जिले जो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। आप यूपी के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो हमको दक्षिण का पठार क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं। दक्षिण के पठार क्षेत्र में 2 स्थान आते हैं, एक बघेलखंड का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का। बघेलखंड में मिर्जापुर और सोनभद्र को निहित किया गया। और बघेलखंड की औसत ऊंचाई 250 मीटर है। ये शंकुआकार टीले बहुतायत पाए जाते हैं। और सोनकर की पहाड़ी जो मिर्जापुर में है, ये बुंदेलखंड का पार्ट है। बुंदेलखंड की अगर मैं बात करूँ तो बुंदेलखंड जो है ये बघेलखंड से ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर। यहाँ चलास नाम घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसका निर्माण जो है विंध्य क्रम के शैलों से निर्मित है। इसके पश्चिम में हम जाते हैं तो काली मिट्टी या काली मृदा देखने को मिलता है। और यहाँ से भी मालवा का विस्तार होने को देखा जाता है, या मानता है यहाँ के मालवा का विस्तार है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा मैं तेज मैं पढ़ा रहा हूँ, तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा तेज पढ़ाऊंगा, जल्दी पढ़ाऊंगा तो आपको टॉपिक जो है लेखपाल से पहले हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते
है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपको करा रहा हूँ, क्योंकि सारे मैटर आपकी स्क्रीन पे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं आराम से। अगर मैं बात करता हूँ गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र में 3 भौगोलिक प्रदेशों की यानी भौतिकी प्रदेशों को मैं बांटा था। तो पहला जो था आपका दक्षिण के, अब मैं बात करूंगा गंगा का मैदानी क्षेत्र। क्या है? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र की मैं अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, कहा जाता है कि गंगा का जब मैदानी क्षेत्र की मैं बात किया तो इसमें क्या प्रमुख, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है, समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये 300 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई क्या 300 मीटर है। और इसका जो ढलान है ये उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व में है। गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है इसकी अगर मैं ढलान की मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व में, अर्थात अगर मैं देखिए मोटा मोटी आपको यहाँ मैं यूपी का मैं अगर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये यूपी है। क्या है? ये यूपी है, ध्यान रखिएगा यूपी है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, यूपी में दक्षिण का पठारी क्षेत्र पढ़ा दिया, यानी इसको मैं पढ़ा दिया हूँ, दक्षिण का पठारी क्षेत्र अभी मैं पढ़ा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये गंगा का जो मध्य वाला जो ये है, ये गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ। कह रहा है इसमें बताया जा रहा है कि जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र इसकी जो ढलान है, ये ढलान जो है ये उत्तर पश्चिम से लेकर यानी उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ क्या है इसकी ढलान है, ये चीज को समझा रहा है। कहा जाता है कि गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो किस तरह होती है, तो जलोढ़ या काप मिट्टी के द्वारा होती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है किसमें, गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों का जो विस्तार मिट्टी का निर्माण होता है जलोढ़ या इसी को काप मिट्टी का निर्मित होती है। अब जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, 2 प्रकार से होती है। एक को बांगर कहते हैं, दूसरे को खादर कहते हैं। एक को बांगर कहते हैं, दूसरे को खादर कहते हैं। तो गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र में मृदा पूछता है तो उसे काप मृदा या जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा जो होती है वो 2 तरीके की होती है। पहला एक तो बांगर मृदा होती है, एक खादर मृदा होती है। जो बांगर मृदा होती है इसी को हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, और जो खादर मृदा होती है इसी को नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। बांगर मृदा की ये विशेषता है कि यह ऊंचे मैदानी भाग होती है, ये ऊंचे मैदानी भाग होते हैं, ये अत्यंत उपजाऊ कम होते हैं। ये उपजाऊ क्या होते हैं, थोड़ा कम होते हैं। उपजाऊ क्या है, थोड़ा कम होते हैं। अत्यंत कम उपजाऊ होते हैं, थोड़ा कम होते हैं, कम उपजाऊ। लेकिन जो निचली मैदान होते हैं, जो नवीन होती है, ये निचले भागों में पाई जाती है, अत्यंत उपजाऊ मैदान होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ऐसा क्षेत्र, बांगर को मैं कह सकता हूं ऐसा क्षेत्र जहां पे जल का जमाव जो है कम होता है। जल का जमाव क्या होता है, कम होता है। ये ऊंचे होते हैं, ये क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। ऐसा माने जहां बाढ़ आता है, ऐसा क्षेत्र जहां साल में बाढ़ आता है वहां पे बाढ़ का जल न पहुंच पाता हो, उस स्थान को हम लोग बांगर मृदा कहते हैं। और ऐसा क्षेत्र जहां हर साल बाढ़ का जल पहुंच जाता है उसे खादर मृदा कहते हैं। जो बांगर मृदा होती है वो ऊंचे भाग में पाई जाती है, लेकिन उसमें पैदावार जो है वो अपेक्षाकृत खादर से कम होता है। और खादर मृदा ऐसी मृदा होती है, इसी को नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि जो बाढ़ आता है हर साल क्या है वहां पे आता है और वहां पे पानी से क्या करता है, भिगो देता है। क्या करता है, भिगो देता है। और भिगोने से क्या होता है कि वहां जो भी उपजाऊ मृदा होती है वो आपके खादर नवीन जलोढ़ मृदा में आ जाती है। इसलिए इस मृदा में सबसे ज्यादा उपजाऊपन देखने को मिलता है। तो प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा फसलों का उत्पादन किस मृदा में होती है, बांगर में होती है कि खादर में होती है, तो आप कहेंगे कि खादर में होती है। कारण क्या है, तो मैंने बता दिया, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र को देख लीजिए ध्यान से, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको क्या अच्छे से समझ में आ रही है। आइए अब मैं बात करता हूँ भाबर एवं तराई क्षेत्र की। अगर मैं बात करूं भाबर एवं तराई क्षेत्र की मैं बात करूं तो उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता ये है कि भाबर एवं तराई क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसकी विशेषता ये है कि इसका विस्तार जो है ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसका विस्तार है। पश्चिम में कहा जाता है कि यह सहारनपुर से लेकर बिजनौर और पूर्व में रामपुर से लेकर देवरिया तक इसका क्या है, विस्तार है। किसका, भाबर का। क्योंकि ऐसा क्षेत्र जो नदी जो है निकलती है और वहां पे लुप्त हो जाती है, वहां पे दलदली भूमि पाई जाती है। ये यूपी का जो उत्तरी भाग होता है, यूपी का जो उत्तरी भाग होता है वो तराई क्षेत्र में आता है। वो तराई क्षेत्र में आता है। जो मध्य का भाग होता है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र में आता है। जो दक्षिण का भाग आता है दक्षिण पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व में सहारनपुर से लेकर बिजनौर से लेकर रामनगर से लेकर देवरिया तक इसका क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार है। अगर मैं बात करूं तो भाबर और तराई क्षेत्र की मैं बात करूं कैसा होता है, तो कहा जाता है ये एक पतली पट्टी है,
एक ये क्या है, पतली पट्टी का विस्तृत है जो उत्तराखंड से लग के नेपाल से सटा हुआ है, जो उत्तराखंड से लग के नेपाल से सटा हुआ है। ये चीज आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो देखिए पट्टी है ये क्या है, यहाँ यूके है यानी उत्तराखंड है, और ऊपर क्या है नेपाल है, और ये यूपी का पार्ट है। इसी को तराई क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहीं से नदियां पर्वतों से आती है और यही नदियां लुप्त हो जाती है और दलदली भूमि का निर्माण करती है। इसी को तराई क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये पतली पट्टी होती है। अब इसकी चौड़ाई की मैं बात करूंगा तो इसकी जो भाबर और तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है ये पश्चिम में ज्यादा है। क्यों? पश्चिम में क्या है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, इसकी चौड़ाई पश्चिम में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। पूर्व में चौड़ाई क्या है, तो जो तराई क्षेत्र इसका पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में चौड़ाई क्या है, कम है। अगर मैं बात करूँ तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है ये कितना है, तो इसकी चौड़ाई जो है 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक पट्टी पाई जाती है। अर्थात कहा जा सकता है जो तराई क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है ये कितने है, तो 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक इसकी एक पट्टी पाई जाती है जो इसकी चौड़ाई है। तराई क्षेत्र की क्या विशेषता है, इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पे घास होते हैं जो हाथी की घास के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अर्थात हाथी घास यानी बड़े बड़े घास होते हैं, और ये दलदली और गाद की मिट्टी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण उपजाऊ के लिए हो जाती है। तो दलदली और गाद की मिट्टी होती है, यहाँ पे मनुष्य या व्यक्ति को रहने योग्य नहीं होती है, क्या कि कीट मकोड़े मच्छर इत्यादि होते हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक और नहीं होता, ये हानिकारक है, यानी मनुष्य के अनुकूल नहीं हो जाती है यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, कहा जाता है कि भाबर क्षेत्र जो है, भाबर क्षेत्र की विशेषता यह है कि इसमें नदियां क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। पर्वतों से जो नदियां आती हैं, बड़े बड़े चट्टान से लेकर निकलती हैं, अब चट्टानों को तोड़ते तोड़ते आती हैं, वो धीरे धीरे नदियां क्या है भाबर क्षेत्र में या तराई क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं, दिखती नहीं है, दलदली नुमा हो जाती हैं, दिखती नहीं है। और यहाँ पे कंकरीली पथरीली क्षेत्र में इसका निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पे कंकड़ पत्थर क्या होता है, छोटे छोटे हो जाते हैं। नदियों के द्वारा निर्मित कुछ असलाकृतियां बनती हैं। कहा जाता है कि जब तराई क्षेत्र में जब नदियां आती है तो दो असलाकृतियों का निर्माण करती हैं, एक तो जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, एक जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। तो ओवरऑल ये चीजें हैं। अगर मैं बात करूं आपको, मैं बात करूं इसकी, तो इसके क्षेत्र की मैं बात करूं इसकी क्या विशेषता है, अगर मैं डायग्राम बनाकर बताना चाहूंगा तो आपको इस तरह से देखिएगा। अगला मैं बात करता हूं कि इसकी दक्षिण के पठारी क्षेत्र का जो प्राकृतिक सीमा है, जो अभी मैं बताया हूं, दक्षिण के प्राकृतिक पठारी क्षेत्र की जो सीमा की मैं बात करता हूं, उससे चर्चा करने से पहले मैं यूपी का आपको एक डायग्राम बता दूं कि मैंने क्या क्या चीजों को पढ़ाया। तो अभी देखिए ये क्या है, अपना यूपी है, अपना क्या है, ये यूपी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं पहले मैं बताऊं कि मैं पहली टॉपिक में मैं बताया कि यूपी के भौगोलिक प्रदेश का विभाजन 3 भागों में हुआ। पहला भाग का जो विभाजन हुआ ये क्या आपका था, ये तराई वाला था, तराई क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, तराई क्षेत्र। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो दूसरे में मैंने बताया, दूसरे पार्ट में मैं बताया कि ये जो पार्ट है ये आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। तीसरा मैंने बताया कि दक्षिण का पठारी क्षेत्र, क्या है, पठारी क्षेत्र। ये 3 पार्ट में यूपी का भौगोलिक विभाजन हुआ था, तो मैंने तीनों पार्ट को भी पढ़ाया। अगर मैं बात करूं कि जो दक्षिण का पठारी या प्राकृतिक क्षेत्र की जो सीमाएं हैं, अर्थात दक्षिण पठारी का जो प्राकृतिक क्षेत्र की सीमाएं हैं, इसका किसके किसके साथ क्या क्या संबंध है, अगर मैं उसकी भी चर्चा करने चलूं तो कहा जाता है कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, अगर उत्तर में देखेंगे तो इसका सीमा किससे लगती है, तो गंगा यमुना नदी से लगती है। गंगा यमुना नदी से पठारी, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण होता है। अगर मैं पूर्व में बात करता हूं तो इसकी सीमा किससे लगती है, टोंस नदी से लगती है, यानी टोंस के क्षेत्र से लगती है। और नोट, इसकी अगर मैं बात करूं, दक्षिण में बात करूं तो ये बिंद श्रेणियों से लगती है, बिंद श्रेणियों से क्या है, लगती है। और पश्चिम में मैं बात करता हूं इस पठारी क्षेत्र का, इसकी सीमा जो है केन तथा पहुंजा नदी से क्या है, इसकी सीमा लगती है। नोट, अगर मैं बात करूं तो ये टोंस जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र की प्राकृतिक सीमाएं जो है, इसकी अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से अगर मैं बोलूं किससे किससे लगती है, तो उत्तर में आपका गंगा यमुना नदी से टच करती है, पूर्व में मैं बात करूं तो टोंस नदी क्षेत्र से टच करती है। अगर दक्षिण में मैं बात करूं तो बिंद नदी से, बिंद श्रेणी से टच करती है, सॉरी। और वेस्ट में बात करूं, पश्चिम में मैं बात करूं तो बेतवा तथा पहुजा नदी से इसकी सीमा क्या करती है, लगती है। तो इतनी चीजों को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस प्रकार के इंटरेस्टेड क्लासेज अब आपको डेली मिलेगा। क्योंकि जो डायग्राम होते हैं, जो चित्र होते हैं, उसके माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आपको चीजें क्या और आसान से समझ में आएगा। क्योंकि पुल पुलिया, नदी नाला, झील झरना, जितने इंटरेस्टेड चीजें आपको सारी चीज बताया
जा रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको इसी प्रकार से वीडियो और अच्छे पढ़ाने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। और आपको कैसी वीडियो लगी, कैसी मेरी क्लास लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।